आइए, तो हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे थे और किसमें बातें कर रहे थे हम? फीचर प्रोजेक्शन। प्रायोरिटी 1 से प्रायोरिटी 2 जाएंगे, प्रायोरिटी 2 से 3 जाएंगे। हो सकता है ऐसे करते हुए आपका जो मूवमेंट है वो क्या रहे? क्लॉकवाइज। आप 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 2 से 3 की तरफ जाएंगे, और हो सकता है आपका जो मूवमेंट है वो कैसा रहे? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अगर ऐसा कर रहे हैं आप, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आर असाइन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन एस असाइन करेंगे। पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तब करेंगे इफ फोर्थ प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी एटम भी हो सकता है आपका या फिर ग्रुप भी हो सकता है। फोर्थ प्रायोरिटी एटम ऑब्लिक ग्रुप is at vertical line, is at vertical line। अगर आप 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं तो आप आर कहेंगे। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आप मूवमेंट ले रहे हैं तो आप एस कहेंगे। कब? जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर हो। मान लीजिए आप जा रहे हैं 1 से कहां पर? 2, 2 से कहां पर? 3। आपका मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लियर? आप जा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, और आपका मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट आपका है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां पर कहेंगे एस और यहां पर कहेंगे आर। क्लियर? ये कब रहेगा? इफ फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी एटम या फिर ग्रुप is at horizontal line, is at horizontal line। एक बार आप जरा ध्यान से देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी कि 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाने पर, इधर देखो, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाने पर आर होगा, या 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाने पर एस होगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्थ प्रायोरिटी। इफ फोर्थ प्रायोरिटी एट वर्टिकल लाइन तो ये आर होगा क्लॉकवाइज जाने पर। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये एस होगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? सिमिलरली आप देखिए 1 से 2, 2 से 3 अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये एस होगा, या 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जाने पर आर होगा। इट इज अगेन डिसाइडेड बाय द फोर्थ प्रायोरिटी। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन तो एंटी क्लॉकवाइज एस, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन तो एंटी क्लॉकवाइज आर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लास्ट क्लास में आपने कुछ ऐसा कहा था कि कायरलिटी सेंटर से जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप्स को हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे। सही बोला आपने। लेकिन कायरलिटी सेंटर पर कितने डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़े होते हैं? 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स होते हैं। लेकिन आपने प्रायोरिटी तो कितने लिखी हैं? 3। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहां है? तो दोस्त फोर्थ प्रायोरिटी कहीं भी आ सकती है, आपको कोई लेना देना। आपकी फोर्थ प्रायोरिटी 1 और 2 के बीच में आ जाए तो भी चलेगा, 2 और 3 के बीच में आ जाए तो भी चलेगा। फोर्थ प्रायोरिटी को नहीं देखना है आपको। जब मूवमेंट लेना है तो कहां से जाना है? 1 से सीधा 2, 2 से सीधा। अब देखना है फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर है या हॉरिजॉन्टल पर, बस इतना देखना है। सिमिलरली आप 1 से 2 मूव कर रहे हैं, 2 से 3 मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी फोर्थ प्रायोरिटी इन दोनों के बीच में हो सकता है आपकी फोर्थ प्रायोरिटी इन दोनों के बीच में, और हो सकता है 3 के बाद हो। तो फोर्थ प्रायोरिटी को नहीं देखना मूवमेंट लेते हुए, आपको तो सिंपल 1 से 2, 2 से 3 जाना है। 1 से 2, 2 से 3 जाना। आइए एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक एग्जाम्पल। देखिए चीजें समझिए आप। ऑप्टिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं और हमें एक एक क्वेश्चन को करना है। मान लीजिए यहां पर जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है आयोडीन और यहां पर है ब्रोमीन। क्लियर? आप बताइए क्या ये कायरलिटी सेंटर है कि नहीं है?
This is a chirality center. 4 different atoms and groups are attached to this chirality center. अब हमें क्या करना है, इस chirality center पर जुड़े हुए जो डिफरेंट एटम्स हैं, जैसे यहां पर कौन है, क्लोरीन, यहां पर कौन है, फ्लोरीन, यहां पर कौन है, ब्रोमीन, इनको प्रायोरिटी असाइन करना है, यहां पर कौन है, आयोडीन, एंड दीज प्रायोरिटीज विल बी असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ CIP सीक्वेंस रूल. आप बताइए इनमें से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम में से किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो कहता है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी 1, खत्म. जिसका एटॉमिक नंबर इसके बाद आ रहा है, अब बताइए आयोडीन के बाद किसका है, ब्रोमीन, तो इसको प्रायोरिटी 2. उसके बाद किसका है, क्लोरीन, तो इसको प्रायोरिटी 3, और जिसका सबसे कम है उसको प्रायोरिटी 4. ये हमें देखना है. क्लियर? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी 1, उससे कम वाले को प्रायोरिटी 2, उससे भी कम वाले को प्रायोरिटी 3, और सबसे कम वाले को प्रायोरिटी 4. अब आपको क्या करना है, आपको 1 से कहा जाना है 2, 2 से कहा जाना है 3. अपना मूवमेंट ऑब्जर्व कीजिए कि यहां से 1 से 2, 2 से 3. अब आप देखो आपका 4 कहां पर आ रहा है, 2 और 3 के आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं. आपका मूवमेंट तो 1 से 2, 2 से 3 होना चाहिए. अब बताओ आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज. अब देखो क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या एस आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय फोर्थ प्रायोरिटी. अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं और फोर्थ प्रायोरिटी बताइए कहां पर है, वर्टिकल लाइन, तो बताइए क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन आर. सो दिस कायरलिटी सेंटर विल बी हैविंग कॉन्फ़िगरेशन आर. इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा. अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए. आप बताइए इस मॉलिक्यूल में कितना कायरलिटी सेंटर है. सिंगल कायरलिटी सेंटर वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, पक्का. और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज क्या होता है बताइए, नॉन सुपर इंपोजेबल. अब कल एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने कि कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर होता है. क्या होता है, इनेंशियोमर. अगर मैं इसके सामने बच्चे मिरर रख दूं तो आप लोगों के सामने ये क्या बनकर आ जाएगी, मिरर इमेज. Cl के सामने Cl, बताइए आयोडीन के सामने आयोडीन, बताइए फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, और यहां पर ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन. आप बताइए प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो इसको प्रायोरिटी क्या मिल चुकी है, 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिल चुकी है, 2, इसको प्रायोरिटी 3, और इसको प्रायोरिटी 4. बताइए कहां जाऊंगा, 1 से 2 से, तो मेरा मूवमेंट कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंड द फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन, सो इट विल बी हैविंग कॉन्फ़िगरेशन एस. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एस कॉन्फ़िगरेशन है. और आप देख लीजिए कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है बच्चे, इनेंशियोमर. कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है, इनेंशियोमर होता है. तो जब कभी भी आपको पहचानने के लिए कहे कि बताओ ये दे दे 4 ऑप्शन में से कि कौन इसका इनेंशियोमर है, तो हमें मिरर इमेज नहीं लेनी दोस्त. हम क्या सोचते हैं कि मिरर इमेज बनाएंगे, नहीं बनानी. हमें किसकी मदद से पहचानेंगे, आरएस की मदद से. अगर इसकी कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ, आर, तो इसके एनेंशियोमर में इस कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस. हम ऐसे पहचानेंगे क्योंकि मिरर कहां रखा गया है आपको पता ही नहीं चलेगा. मिरर कहां रखा गया है आपको पता ही नहीं चलेगा. सर मैं आपकी ये बात समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप क्या कह रहे, आइए मैं आपको समझाता हूं. यहां पर कौन था बताओ, फ्लोरीन, यहां पर कौन था बताओ, आयोडीन, यहां पर कौन था बताओ, ब्रोमीन, और यहां पर कौन था बताओ, क्लोरीन. यही मॉलिक्यूल हमारा है. अच्छा इंटरचेंज हो गए. तो यहां पर कौन था, क्लोरीन, इधर है क्लोरीन और इधर है ब्रोमीन. अब आप देखो इसकी मिरर इमेज आप कैसे कैसे बना सकते हो, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले मैंने जो मिरर है वो यहां रखा है. सबसे पहले जो मिरर है वो मैंने यहां रखा है. आप बताइए जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, Cl के सामने बताओ, I के सामने बताइए, Br के सामने बताइए, फ्लोरीन के सामने. नॉर्मली जब ये मिरर इमेज आती है हम बहुत इजीली इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि मिरर इमेज है. ये तो मिरर आपने यू रखा है. अब आप सोचिए अगर आपने मिरर इस तरीके से रख दिया हो तो क्या आप इसकी इमेज इमेजिन कर सकते हैं. बताइए कहां से शुरू होगी इमेज आपकी इस बार, फ्लोरीन से. फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, बताओ क्लोरीन के सामने, बताओ ब्रोमीन के सामने, एंड आयोडीन के सामने. तो ये भी इसकी मिरर इमेज है. नेक्स्ट हो सकता है बच्चे कि मिरर आपने इस साइड रखा हो. अगर आपने मिरर इस साइड रखा है बच्चे तो बताओ Br के सामने, I के सामने, बताओ F के सामने और Cl के सामने.
ये भी इसकी मिरर इमेज है। हो सकता है कि आपने मिरर यहां पर रखा हो। क्लियर? तो बताइए इस बार जब आप मिरर इस प्रकार से रखेंगे तो कैसे हमारे सामने बनेगा? आई के सामने, बताओ सीएल के सामने, बताइए फ्लोरीन के सामने और बीआर के सामने, ये सारे के सारे इसके मिरर इमेज। अगर मैं इसको कंपाउंड क्या बोल देता हूं, क्या वन, ये कंपाउंड कौन सा है? वन। ये कंपाउंड कौन सा है? टू। ये कंपाउंड कौन सा है? थ्री। ये कंपाउंड कौन सा है? फोर। और ये कंपाउंड कौन सा है? फाइव। तो दोस्त इस पर हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल चुके हैं। बताइए इस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? आर। आपको पता है इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन एस, इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन एस, इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन एस, इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन। कमाल की बात बताता है ये कॉन्सेप्चुअली, कमाल की बात बताता है ये कॉन्सेप्चुअली। क्या? कि किसी भी कंपाउंड का एनेंशियोमर एक ही होता है। किसी भी कंपाउंड का एनेंशियोमर एक ही होता है। आपको लगेगा कि मिरर इमेज होता है एनेंशियोमर, तो मिरर तो यहां रख के ये एक बना दिया, यहां रख के दूसरा बना दिया, यहां रख के तीसरा बना दिया। पर आप देखो अगर आप कंपैरिजन करोगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ होमोमर्स, क्योंकि कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली क्या है? सेम। देखो इधर एस 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 एस, इसका मतलब ये चारों कंपाउंड सेम हैं, आपको दिखने में अलग लग रहे हैं और यही स्टीरियो है। क्या आप पहचान नहीं पाओगे कि अरेंजमेंट सेम है या अलग है? इसीलिए उसने क्या कर दिया तीनों ने कि भाई जो एटम्स है ना उनको नंबर दे दो। क्या दे दो? अगर उनका रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में बदलेगा ना तो आप साफ साफ पहचान पाओगे। आइए वापस आंखें खोलिए, इसमें और इसमें एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट स्पेस में सेम नहीं है, इसमें और इसमें अरेंजमेंट स्पेस में सेम नहीं है। हालांकि हमें खुली आंखों से ऐसा नहीं लगता है, पर यह सही बात है। मैं आपको यह बात विजुलाइज करवा सकता हूं, करवाइए सर। मैं कह रहा हूं कि आपको कहां से कहां जाना है? आपको जाना है आयोडीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से क्लोरीन। आप बताओ आपका मूवमेंट कैसे रहेगा? आयोडीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से योर मूवमेंट इज, ये तीनों एटम कैसे आ रहे हैं? मैं बोल रहा हूं इसमें वही करना आपको। कहां जाना है? आयोडीन से ब्रोमीन एंड ब्रोमीन से, एंड योर मूवमेंट इज, इसका मतलब स्पेस मैनेजमेंट सेम। यही प्रायोरिटी से पता चलता है। ये काम हमें किसने करके दिया? सीआईपी। तो आप देखिए, आपको देखने से एक जैसे लग रहे हैं पर ये एक कंपाउंड नहीं है। इन्हीं को ही तो स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी यहां तक? तो अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए और उसका एनेंशियोमर पूछा जाए तो क्या मिरर इमेज बनाएंगे? नहीं। क्या पता कौन से तरीके से बनाई गई मिरर इमेज, हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर ये आर है और इसका एनेंशियोमर पूछा गया है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। अगर ये एस है तो इसकी मिरर इमेज की, ये भी तो इसका मिरर इमेज है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि अगर आप आर के सामने मिरर रखोगे तो क्या बनेगा? एस, और एस के सामने मिरर रखोगे तो क्या बनेगा? आर। आप फिजिक्स का रूल मत लगाइए कि सर आप बेसिक भूल गए हैं, क्या आर की मिरर इमेज तो आर ही होती? नहीं, अगर आर कॉन्फ़िगरेशन वाले की मिरर इमेज बनाओगे तो एस कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। इसका मतलब ये है, एस कॉन्फ़िगरेशन वाले की मिरर इमेज बनाओगे तो आर कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। तो एग्जामिनर बहुत बार गेम खेलता है, मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहिए। एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है? एक्स डिग्री। बोलेगा इनमें से माइनस एक्स डिग्री वाला पहचानो। बच्चा बोलेगा ये कैसा सवाल आया है? इनडायरेक्टली कह रहा है एनेंशियोमर पहचानो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई, लिखेंगे जल्दी जल्दी। अगर हमसे पूछे दो कंपाउंड्स में रिलेशनशिप एनेंशियोमर्स की है, पहचानो कैसे, तो क्या मिरर इमेज बनाएंगे? किसे पहचानेंगे? आर एस। दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है।
तो एनेंशियोमर की डेफिनेशन केवल नाम की है, काम की नहीं। A chiral molecule and its mirror image are known as enantiomers। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ओके। पर जब कभी भी एनेंशियोमर्स पहचानने होंगे तो किसकी मदद से? आरएस की मदद से। जैसे हमसे पूछे किस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, तो मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, हम पीओएस और सीओएस चेक करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर कायरल है तो मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल, अगर मॉलिक्यूल अकायरल है तो मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ खेलता है एग्जामिनर। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। ये लाइन हमने एनेंशियोमर्स पढ़े थे तब लिखी थी, तब समझ में नहीं आई थी। Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center। R का अपोजिट बच्चे S, S का अपोजिट R। अगर एक ही कायरलिटी सेंटर है तो एक में R है तो उसके एनेंशियोमर में S, अगर इसमें S है तो उसके एनेंशियोमर में R। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वो होमोमर्स है, भले आपको एक जैसे नहीं दिख रहे हो। एक ही कंपाउंड को कई तरीके से लिखा जा सकता है। देखो ये सारे कंपाउंड क्या हैं? सेम। चार तरीके तो आपके सामने हैं। और अभी तो आपने मिरर पता कहां कहां छोड़ा हुआ है? मिरर इसके बिल्कुल सामने और एक बिल्कुल मिरर पीछे, कई जगह से लिखा जा सकता है। सुलटा दिया है, ये पॉइंट नोट करेंगे। Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center। कंपाउंड एक्स दे दिया जाए और चार ऑप्शन में से उसका एनेंशियोमर पूछा जाए तो पहचान दोगे किसकी मदद से? आरएस की मदद से। मिरर इमेज बनाओगे? नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। सुलटा दिया सभी ने? ये पॉइंट जरूर लिखें, ये दूसरी बार आ रहा है। एनेंशियोमर्स में भी आपने लिखा हुआ है, यहां पर भी हमें पता चल रहा है कि वास्तव में ही जो आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, देखो दोनों कायरलिटी सेंटर पर एकदम ऑपोजिट है। Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center।
कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? भाई लिखेंगे जल्दी जल्दी ना, इतना ही टाइम मेरे को लगता है, मुझसे ज्यादा टाइम बल्कि आपको लगता है लिखने में। चलिए, सुलटा दिया है। एक पॉइंट और लिख दीजिए इसी में ही, अगले क्वेश्चन से एक्सप्लेन होगा। इंटरचेंज ऑफ एनी टू एटम्स और ग्रुप्स, इंटरचेंज ऑफ एनी टू एटम्स और ग्रुप्स, interchange of any two atoms or groups, interchange of any two atoms or groups at the chirality center, at the chirality center, interchange of any two atoms or groups at the chirality center, reverse the RS configuration, reverse the RS configuration, reverse the RS configuration, reverse the RS configuration का मतलब समझते हो क्या? आर था तो एस हो जाएगा, एस था तो आर हो जाएगा, किन्हीं को भी दो को बदलोगे तो। आइए हम समझते हैं इन वाले पॉइंट्स को। इंटरचेंज ऑफ एनी टू एटम्स और ग्रुप्स एट द कायरलिटी सेंटर, रिवर्स द आरएस कॉन्फिगरेशन। अगला पॉइंट और लिख दो। इफ फिशर इज रोटेटेड बाई, इसमें फिशर लिखा है मतलब ये फिशर के लिए ही वैलिड है, ऊपर वाले पॉइंट हमेशा वैलिड है। इफ फिशर is rotated by 180 degree, if fissure is rotated by 180 degree in the plane of paper, if fissure is rotated by 180 degree in the plane of paper, कोमा लगाकर, then we get homomer, then we get homomer. If fissure is rotated by 180 degree in the plane of paper, then we get homomer. अगला पॉइंट लिखिए। If fissure is rotated by 180 degree, if fissure is rotated by 180 degree, if fissure is rotated by 180 degree out of plane of paper, out of plane of paper, if fissure is rotated by 180 degree out of plane of paper, comma, we get enantiomer, we get enantiomer, we get enantiomer। मतलब अगर आपने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर घुमा दिया तो क्या बनेगा उसका? enantiomer। आइए दोस्तों समझते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी के पेन जो हैं वो कुछ देर के लिए डाउन रहेंगे। क्लियर? हमारे सामने कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये जो है कंपाउंड हमारे सामने है, इधर लगा हुआ है Cl और इधर लगा हुआ है NH2। सबसे पहले इसमें ढूंढ दीजिए कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। हाउ मेनी कायरलिटी सेंटर्स आर देयर? देयर इज ओनली वन कायरलिटी सेंटर। और पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन पता करते हैं, क्वेश्चन अपने आप में कॉन्फ़िगरेशन लगाना सिखाएंगे। आप बताइए, ये कायरलिटी सेंटर इधर डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन से। ये कायरलिटी सेंटर इधर डायरेक्टली नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन पर है। ये कायरलिटी सेंटर इधर बताओ डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन। ये कायरलिटी सेंटर उधर किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन। आप बताओ इनमें चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसके हैं? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन बोल रहा है राक्षस। क्लोरीन पीरियडिक टेबल भी भूल गए हो क्या? ये सेकंड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसके हुए? क्लोरीन। तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन में से किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन। तो इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी बच्चे? सेकंड। तो प्रायोरिटी 1 एंड 2 इज बीइंग डिसाइडेड। टेक्निकली आप ये कह सकते हो इस वैलेंसी को प्रायोरिटी क्या मिल गई आपकी? 1। और इस वाली वैलेंसी को मतलब इस बॉन्ड को क्या मिल गई? प्रायोरिटी 2। अब बचा है 3 और 4 डिसाइड करना। आप बताइए डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर, डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर सेम। जब डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर सेम आ जाते थे तो उससे आगे जो जुड़े हुए उनके कंपेयर करते थे। कुछ याद आ रहा है? तो आप बता सकते हो इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? 1 सल्फर एंड 2 हाइड्रोजन। इनको डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखे। उस कार्बन पर क्या जुड़ा है कोई बताएगा मुझे? 2 ऑक्सीजन। एक एक की गर्दन तोड़ी जाएगी यहां पर, बोला था रिवाइज करके आना। एक कार्बन,
COOH कंडेंस फॉर्म है। आप बताइए कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ? 1 2 3। अभी भी 2 बोल रहे हैं। कितने बॉन्ड बने हुए? 3। तो इस कार्बन पर कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। यहां पर इस कार्बन का बॉन्ड एक सल्फर से है और 2 हाइड्रोजन से। बोला था रिवाइज करके आना। किसी दिन मैं बता रहा हूं, डंडा लेके आऊंगा और पिटाई होगी। या हो सकता है बाहर क्लास में ऐसे खड़े हो सकता है यहां प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बिना डर के कोई पढ़ता नहीं है। ये एज इट इज आपका लिखा हुआ, वहां पे जाके देखो सीआईपी सीक्वेंस रूल में। तो ऐसा थोड़ी है भाई कि आप एक्स से पढ़ लोगे, वाई से पढ़ लोगे, जेड से पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन पढ़ने से होता है, पढ़ना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो उनके पढ़ाए हुए सारे बच्चे ही सिलेक्ट हो जाते, नहीं होते, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते तो नहीं है ना। आइए वापस आते हैं। तो ये हमारे सामने है। तब बताओ, इस पर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन और इस पर सल्फर, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर मिल गया। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसका कम, 1 2 ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो इस वाले बॉन्ड को कौन सी प्रायोरिटी दे दो? थर्ड। तो उसको ऑटोमेटिक कौन सी मिलेगी? 4। क्या ये डिसीजन हो चुका है? जी हाँ। अब बताइए कहां से कहां मूव करना है? 1 से 2, 2 से 3। देखो 1 और 2 के बीच में कौन आ रहा है? 4 आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको मूवमेंट लेना है तो आपको केवल 1 2 3 देखना है। तो 1 से 2, 2 से 3, बताइए मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? योर फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन वर्टिकल। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? एस। तो कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? एस। ये निकाल दिया। अब हम सारे पॉइंट 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। इस कायरलिटी सेंटर पर किन्हीं भी 2 एटम्स या ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दो, जो आपका मन करे। किन्हीं भी 2 एटम्स और ग्रुप्स को क्या कर दो? इंटरचेंज। 2 को बताओ किस किस को इंटरचेंज करो? आपस में 2 को बदल दो, कोई कहीं भी हो। कोई ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल को वर्टिकल से, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को, आप कोई भी 2 हो इस कायरलिटी सेंटर पर, आपस में बदल दो। आपका मन करे उन दोनों को बदल दो। किसको बदले बताओ? इन दोनों को आपस में बदल दे? पक्का? तो हम बात करें ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन इंटरचेंजिंग। किसको इंटरचेंज कर रहे हैं? Cl एंड, आप बताइए कौन सा है? CH2SH। इन दोनों को आपस में क्या किया है? इंटरचेंज। यानी कि इसकी जगह ये आ जाएगा और उसकी जगह ये। तो ये इंटरचेंज इवन है या ऑड है? एक ही बार तो क्या है। मैं आप इन दोनों को बोलूं कि इंटरचेंज हो जाओ तो एक ही बार तो वे हैं। फिर बोलो एक बार फिर हो जाओ तो 2 बार। एक बार इंटरचेंज ऑड, 2 बार इवन। हालांकि हमें वहां जाना नहीं है, इवन ऑड जरूरत नहीं पड़ती है, फालतू चीजों को सीखते रहते हैं। आइए बाकी एज इट इज रहने दीजिए दोस्तों। बताओ यहां पर कौन था? COOH, सही बात है। बताओ यहां पर कौन था? NH2। यहां पर कौन आ गया? Cl। और यहां पर कौन आ गया? CH2SH। देखिए प्रायोरिटीज आप ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी क्या मिली हुई थी? 1। इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3 और इसको प्रायोरिटी 4। ये पहले डिसाइड हो चुकी है यहां पे। क्लियर? तो आप बताइए कहां से कहां जाएंगे? 1 से 2, 2 से 3 एंड योर मूवमेंट इज क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी देखो कहां पर है? वर्टिकल। तो कॉन्फ़िगरेशन आर बदल गया। तो अगर कायरलिटी सेंटर पर किन्हीं भी 2 एटम्स या ग्रुप्स को आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, क्या बोला? आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो पहले आर था तो एस हो जाएगा, एस था तो टेक्निकली आपने 2 प्रायोरिटी को तो बदला है, 1 और 3 को आपस में बदल दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया आपका। ये बहुत काम की चीज है, इसमें कई जगह हमें आरएस निकालना भी नहीं पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड क्या है? 1 और ये कंपाउंड क्या है? 2। पक्का? मैं पूछूं बताइए 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है? 1 एंड 2 आर, बताओ आपस में क्या है? तो ये आप क्या बोलोगे? 1 एंड 2 आर इनएंशियोमर्स। लेकिन ये आपको मिरर इमेज नहीं लग रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं मिरर रखा कहां गया है। तो मिरर से नहीं जाना है, कॉन्फ़िगरेशन से जाना है। क्लियर? आइए, ये पहला पॉइंट समझाया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री से पेपर के प्लेन में ही घुमा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसा ही रहेगा। मान लीजिए इसी कंपाउंड को, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, इसी कंपाउंड को मैंने 180 डिग्री से घुमा दिया है। क्लियर? अगर मैंने इसको 180 डिग्री से घुमा दिया है तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा।
अब देखिए ये कंपाउंड नंबर हमारे सामने कौन सा है, थर्ड। आप एक बार 1 और थर्ड को देखो, मैंने क्या किया है, इसको 180 डिग्री से घुमा दिया है पेपर के प्लेन में। पेपर के प्लेन का मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे है मार्कर, तो इसी के में अंदर ही यूं घुमाया, यूं ऐसे, प्लेन से बाहर नहीं गया। तो एक बार आप जब इसको नोटबुक पर लिखोगे तब आपको और भी अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो आप बताइए, हम पहले ये जानते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि भाई हम पहले जानते हैं कि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन हम एक बार निकाल लेते हैं। आप बताइए इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा, 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा, 2, इसको क्या मिलेगा, 3, और इसको क्या मिलेगा, 4। बताइए 1 से कहां जाऊंगा मैं, 1 से कहां जाऊंगा, 2, 2 से 3, माई मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल, कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो सेम। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 में एंड अगर अपन बात करना चाहें थर्ड में क्या रिलेशन है, तो हम बोलेंगे 1 एंड थर्ड आर होमोमर्स, भले आपको लगे ना लगे, यही स्टीरियो है कि ये सेम है, आंखों का धोखा है। एक तो ये किया। दूसरा आप ध्यान से सुनना, दूसरा जो मैं करने जा रहा हूं वो कर रहा हूं, इसको 180 डिग्री से घुमाऊंगा आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। क्या बोला मैंने, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर का मतलब कैसा है, देखो दो तरीके से घुमाया जाता है 180 डिग्री से। एक तो ऐसे है, आपने पेपर के प्लेन में घुमा दिया 180 डिग्री से, ये कैसे घुमाया आपने, क्लॉकवाइज। आप ऐसे भी घुमा सकते थे, ये ओरिजिनल था, 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्लॉकवाइज घुमाया है या एंटी क्लॉकवाइज, आपने 180 डिग्री से घुमाया है। एक दूसरा तरीका है 180 डिग्री से घुमाने का, ये आपके सामने दिया हुआ है, इसको ऐसे घुमाना। अब बताओ, जब मैंने ऐसे घुमाया तो पहले ये बोर्ड के प्लेन में था और अब ये बोर्ड के प्लेन से, तो अगर 180 डिग्री से घुमाया है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर तो एनेंसियोमर बन जाता है। आप सोचिए अगर इसको 180 डिग्री से आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर घुमाऊंगा तो मैं कैसे घुमाऊंगा, इसको एज इट इज रख के इसको ऐसे प्लेन से बाहर लाके यूं। तो जब आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर 180 से घुमाऊंगा तो आप सोचिए Cl और NH2 आपस में इंटरचेंज होंगे क्या, नहीं, केवल ये जो टॉप पर था वो कहां जाएगा और जो बॉटम में था वो कहां चला जाएगा। और जब आप प्लेन में 180 से घुमा रहे हो तो देखो इन दोनों पर, देखो ये भी दोनों आपस में बदल गए, इन दोनों को देखो ये भी आपस में, तो सारे इंटरचेंज हो जाते हैं। वर्टिकल वर्टिकल से बदल जाता है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से बदल जाता है। अब घुमा रहा हूं 180 डिग्री से आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, सभी ध्यान दीजिए। अगर मैंने इसको ऐसे आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर घुमाया तो आप बताओ नीचे कौन आ जाएगा, COOH। आप बताइए यहां पर कौन चला जाएगा आपके सामने, CH2SH। Cl जैसा था वैसा ही रहेगा, NH2 जैसा था वैसा ही रहेगा। अब वापस से प्रायोरिटी असाइन करो, ये नंबर कौन सा हमारे सामने है, 4। इसको प्रायोरिटी क्या थी बच्चे, 1, इसको क्या थी 2, बताइए इसको प्रायोरिटी क्या थी 3, और इसको प्रायोरिटी क्या थी 4। बताइए कैसे जाओगे, 1 से 2, 2 से 3, यू आर मूविंग क्लॉकवाइज एंड फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल मींस कॉन्फ़िगरेशन आर। देख लो ऐसे क्या हो गई, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंखें खोलो, ध्यान से देखो। दो तरीके समझा सकता हूं मैं इसको। पहला तरीका, अगर आप देखोगे तो 1 और 3 मिरर इमेज है, गौर से देखो, सॉरी 1 और 4, 1 और 4 क्या है, पर मिरर नीचे रखा हुआ है। तो देखो इसकी मिरर इमेज ये रही, Cl की मिरर इमेज ये रही, NH2 की मिरर इमेज और इसकी मिरर इमेज ये रही। तो आप जानते हैं इसकी मिरर इमेज तो इसका एनेंशियोमर होगा। सही बात है, पहला तरीका समझा है। दूसरा समझो, आंखें खोलो और ध्यान से देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ये अभी भी एज इट इज है, देखो है कि नहीं है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन पर है इनको गौर से देखो, ये इंटरचेंज हो गए। पहले वर्टिकल लाइन पर ऊपर कौन था, COOH, अब COOH की जगह कौन आ गया है और CH2SH की जगह कौन आ गया है। तो आपने टेक्निकली इन दोनों ग्रुप्स को आपस में क्या किया है, इंटर, और इंटरचेंज करोगे तो इससे क्या हो गया, ये कई बात। तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप ये नहीं जान पाते हो और आपको रिलेशन निकालना है, मान लीजिए आपको 1 और 4 में रिलेशन निकालना है और आपको नहीं ध्यान आ रहा कि इसको 180 डिग्री से आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर घुमाया गया है, तो फिर आप RS से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई जिस बच्चे को याद आ गया ये शॉर्ट ट्रिक, वो तुरंत आंसर लिख देगा एनेंशियोमर से। जिसको याद नहीं आया, RS तो अल्टीमेट आपके सामने है ही, दोनों में रिलेशन निकालना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करके आंसर दे दीजिए। बस इतना रहेगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो टाइम सेव कर लेगा।
जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो पहले आरएस निकालेगा और फिर आंसर दे देगा। तो खेल किसका है? केवल अप्रोच का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 and 4 में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे अगेन 1 and 4 आर इनएंसियोमर। इस बार ये आपको मिरर इमेज लग भी रहे हैं, क्योंकि मिरर कहां रखा गया है? नीचे। हालांकि ये भी मिरर इमेज है, पता नहीं चल रहा था। आइए अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि आपका जो है सेकंड, कौन सा है? सेकंड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है? सेकंड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है? गौर से देखो, यहां भी कॉन्फ़िगरेशन और यहां भी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपस में क्या है? होमोमर्स। मतलब ये सेम कंपाउंड है, लेकिन सर लग नहीं रहे। यही तो दिक्कत है, स्टीरियो में लगते नहीं है, मानना पड़ता है। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। तो ये आखिरी के 2 पॉइंट अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपका कहीं कोई नुकसान नहीं है, पर अगर आप याद रखते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। एक 180 डिग्री से पेपर के प्लेन में घुमाओगे तो सेम, और 180 डिग्री से आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर घुमाओगे तो इनएंसियोमर। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। चलो बेटा, लिस्ट लिस्ट सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल अकेले अकेले में कितनी एक्सरसाइज हैं? 4। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4 पूरा सॉल्व करना है। मॉड्यूल और ईएलपी नहीं छोड़ना है। अभी हम मॉड्यूल सॉल्व करते हुए चलेंगे, जब मॉड्यूल पूरा हो जाएगा तो हम ईएलपी सॉल्व करते हुए चलेंगे। प्रीतम, प्रीतम प्रेजेंट है कि नहीं है? गीतांजलि, तो जो नहीं आते उन्हीं के नाम आते क्या? ऋषि कुमार मौजूद। प्रिया प्रकाश प्रेजेंट। अजय प्रताप, निधि राणा, आयुष लोहिया। ये जल्दी बोल गया कि गलती से तो टिक मत लगा देना, सब बर्बाद कर दे। यहां से यहां जाने पर इंटरचेंज किया है, यहां से यहां जाने से 180 डिग्री से घुमाया इन द प्लेन ऑफ पेपर, यहां से यहां जाने पर घुमाया है 180 डिग्री से आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो बकायदा मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है। तो यहां से यहां जाने पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया है? 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। और यहां से यहां आने पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा है बताइए? 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। अगर सर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन याद नहीं रख पाया तो कोई नुकसान नहीं है, आरस से आंसर दे दीजिए।
ये केवल किस पर एप्लीकेबल है? फिशर। इनके नाम के सामने लिखा हुआ है फिशर। बाकी इंटरचेंज वाला हमेशा लगेगा, इंटरचेंज वाला हमेशा। सुलटा दिया सभी ने ही? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, ये इतना सा बोर्ड है इसमें। फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। स्टीरियोकेमिकल रिलेशन हमें यहां पर बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में भी मिलेंगे, लेकिन जो मॉड्यूल में है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। मॉड्यूल वाला डिस्कशन नहीं होगा, क्वेश्चन एकदम नए रहेंगे वो आपके लिए। सभी ने नोट डाउन कर दिए हैं? जल्दी से सभी नोट डाउन करेंगे। सुलटा दिया है? पेन डाउन। देखिए एग्जामिनर कई बार क्या होता है, थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलता है, ठीक है। और भाई हम तो है ही मेहनती, हमने जीवन में सीखा है क्या है? मेहनत करना। अगर हमें बोला जाए इस दीवार को तोड़ दो, तो हम इतने मेहनती हैं सिर से तोड़ देंगे, हथौड़ा नहीं लाएंगे हम, क्योंकि हमें मेहनत करना है। खून बहता हुआ दिखना चाहिए, दूसरों को पता होना चाहिए कि मेहनत कर रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क भी थोड़ा काम होता है, उसको भी हमें सोचना चाहिए। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इन चारों पांचों में से किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। इस पर कायरलिटी सेंटर्स पर कॉन्फ़िगरेशन बता दिया उसने, ठीक है, और बाकी का पूछता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन तो सब पे फिर निकालना शुरू कर देते हैं सीआईपी सीक्वेंस रूल से। अपने को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने बताया है तो उसका भी कोई लॉजिक होगा। फिर जैसे ही सेंटर से बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई यूट्यूबर हमारा इंतजार कर रहा होता है कि बताइए पेपर कैसा था। हम बोलेंगे बहुत लेंथी था, चार चार के रस निकाले हमने, 10 मिनट लग गए हमारे। पर यकीन मानिए हम मेहनती थे, हमने छोड़ा नहीं, सोल्व किया पूरा का पूरा। तो इसका कोई मतलब आपको किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर एग्जामिनर दे रहा है और बाकी का पूछ रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग लॉजिकल, कि आपको निकालने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे तरीके से रिलेट कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने कायरलिटी सेंटर हैं दोस्तों? 2 कायरलिटी सेंटर्स हैं। जब भी कायरलिटी सेंटर एक से ज्यादा हो, तो सबसे पहले आप क्या करें? आयुपैक नंबरिंग। क्या बोला? प्रायोरिटी नहीं, आयुपैक नंबरिंग। इसमें आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? सीएचओ। अब देखो इन दोनों में तो जानते हो दे आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट्स। एक एसएच और आया हुआ है, तो आपके एसएच
जो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, थायो अल्कोहल, और आपका एल्डिहाइड में से किसको प्रायोरिटी मिलती है, एल्डिहाइड, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, पीएफजी, एंड दिस विल एक्ट एज ए सबस्टिट्यूएंट। तो जाहिर सी बात है यहां से नंबरिंग शुरू होगी, पीसीसी तो सीधी दिख ही रही है। तो ये कार्बन नंबर कौन सा है, 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड ये कार्बन नंबर 4। नाउ यू कैन से कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर, कार्बन नंबर 3 इज द कायरलिटी सेंटर। सर आपने नंबरिंग क्यों की, देखिए एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि नंबरिंग कर लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। अब हमें या तो बता देगा या हम पहले निकाल लेते हैं। बताइए अगर मुझे इस कायरलिटी सेंटर पर निकालना पड़े तो ये आपके 4 एटम और ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कायरलिटी सेंटर पर। आप बताइए इन चारों में से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसके हैं, इधर कौन है, ब्रोमीन, इधर कौन है, उधर कौन है, और इधर भी कौन है, कार्बन। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 4, सबसे कम एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया है, आइए आगे बढ़ते हैं। इधर भी कौन है बच्चे, कार्बन, उधर भी कौन है, तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम। तो अब आगे चेक करो, आप बताइए CHO इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, आप गलत जवाब दें उससे पहले, कंडेंस फॉर्म है वो। तो इस पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। आप सिमिलरली इस कार्बन पर बता सकते हो, 1 क्लोरीन, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब कंपेयर कीजिए, यहां पर देखो कौन है, क्लोरीन, और यहां पर कौन है, ऑक्सीजन। बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, क्लोरीन। तो इस वाले पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को या फिर इस बॉन्ड को, एक ही बात है, कौन सी प्रायोरिटी असाइन कर दीजिए, सेकंड, और उसको कौन सी मिलेगी फिर, थर्ड। अब बताइए कहां जाऊंगा मैं, 1 से 2, 2 से माय मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल, तो कॉन्फ़िगरेशन एस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2s। इस 2s का मतलब क्या है कि कायरलिटी सेंटर नंबर 2 इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन एस, ये बता रहा आपको, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे वाले पर बात करेंगे, सभी का ध्यान होना चाहिए इस कायरलिटी सेंटर पर। बताइए इधर कौन जुड़ा है, Cl, बताइए इधर कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, बताइए इधर कौन जुड़ा है, कार्बन, और ऊपर भी कौन जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 4। बताओ इसके भी, कार्बन, उधर भी। आप बता सकते हो इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन। आप बता सकते हो इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पर, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो यहां पर है ब्रोमीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बताइए सल्फर में से और ब्रोमीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ब्रोमीन। इसका मतलब इधर वाली वैलेंसी को कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड, और इस वाले को कौन सी मिलेगी, थर्ड। समझो, क्लोरीन को प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 4, इस पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी 3, और उस ऊपर वाले पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी 2। सिंपल सी बात। अब बताइए कहां से कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3, माई मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर। तो बताइए एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, आर। इसका मतलब 3 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर, ये कह रहा है। ये इसकी स्टेरियो स्पेसिफिकेशन है कि कायरलिटी सेंटर नंबर 2 इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन एस, कायरलिटी सेंटर नंबर 3 इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन आर। 2 एंड 3 उनकी नंबरिंग है, आयुपैक नंबरिंग जो कार्बन को मिला है। क्या क्लियर हो गया है, चलिए। अब ये या तो हमें दिया है, मान लो हमें ये दिया हुआ है, अब हमें बाकी का निकालना है और रिलेट करके निकालना है। सभी लोग अब ध्यान देंगे सेकंड पर, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए। कायरलिटी सेंटर 2 पर देखो कोई डिफरेंस दिख रहा है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। कायरलिटी सेंटर नंबर 2 पर कोई फर्क दिख रहा है, देखो एग्जैक्टली अरेंजमेंट क्या है, सेम जगह है, सेम जगह है, सेम, 3 सेम जगह है, तो चौथा बाय डिफॉल्ट सेम जगह ही होगा, किसी बदला ही। इसका मतलब यहां कॉन्फ़िगरेशन एस है, तो यहां भी कोई बदलाव नहीं है स्पेस में। नीचे वाले पर आओ, देखो Cl और H, इसका Cl वर्टिकल लाइन के राइट साइड और इसका Cl वर्टिकल लाइन के, और इसका H लेफ्ट साइड और इसका H, तो आप पहचान गए कायरलिटी सेंटर नंबर 3 पर किसको बदला गया है, H और आपस में बदला गया है। तो आपस में बदलने पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है। अगर इन दो एटम्स और ग्रुप्स को इंटरचेंज किया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या था, R, तो यहां पर क्या होगा, S। आप बता सकते हैं 2 पर भी क्या है, S, 3 पर भी क्या है,
ये बता दिया हमने कॉन्फ़िगरेशन। तो कई बार इसका देकर उसका पूछता है, हम फिर से प्रायोरिटी असाइन करने लगते हैं, पूरे मेहनत से काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसके लिए। अब फर्स्ट और थर्ड को फिर से रिलेट कीजिए, सभी लोग वापस से फर्स्ट और थर्ड को वापस से रिलेट कीजिए। बताओ कायरलिटी सेंटर नंबर 2 पर कोई बदलाव दिख रहा है? एच और बी आर बदला गया है, इसका मतलब यहां एस था तो यहां क्या हो जाएगा? सही बात। 3 नंबर पर कोई बदलाव दिख रहा है? नो सर, एज इट इज है। तो यहां पर आर था तो यहां भी क्या होगा? आर। इसका मतलब 2 पर भी क्या है? आर। और 3 पर भी क्या है? अब देखो गौर से देखो, एक दूसरे की मिरर इमेज है, गौर से देखिए। तो एस की मिरर इमेज और एस की मिरर इमेज, आर की मिरर इमेज और आर की मिरर इमेज, मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए फोर्थ के साथ रिलेट कीजिए। ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। क्लियर? बताइए जल्दी से क्या है यहां पर, इधर से रिलेट करो। 2 नंबर पर कोई बदलाव है क्या? एच और बी आर इंटरचेंज, इसका मतलब वहां पर क्या था? एस, तो यहां पर 3 पर भी बदलाव है क्या? एच और सी एल इंटरचेंज, वहां पर आर था तो यहां पर, तो 2 पर है आर एंड 3 पर है। एक बार बताऊं, गौर से देखो, अगर यहां मिरर रखोगे ना तो वो बनेगा, इसकी मिरर इमेज वो बनी हुई है, तो यहां पर एस तो वहां पर, यहां पर आर तो वहां पर, बता दिया हमने। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहां कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना, पहले मैं बता रहा हूं फिर अब ट्रिक से बताऊं, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे बच्चे, तो यहां पर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर। और यहां पर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? एस। सर कैसे? वही प्रायोरिटी असाइन करके, ठीक है, क्योंकि इसमें आप रिलेट नहीं कर पा रहे कौन सेम है कौन अलग है। और जब आप रिलेट करते हो ना तो ऐसे कर लेते हो, एस से क्या हो गया? आर। आर से क्या हो गया? एस। गलत रिलेट कर जाते हो, नंबरिंग कीजिए, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 1 ये नहीं, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर, तो बताइए 2 पर क्या है? एस और 3 पर भी क्या है? आर। तो आप देखो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है कि अलग अलग है? होमोमर्स है, पर हम इसका कंपैरिजन इससे कर जाते हैं और इसका कंपैरिजन इससे। सेम नंबर का सेम से कंपैरिजन होता है जब भी आपको रिलेशन बताना हो। ये चीजें अभी धीरे धीरे और क्लियर होने लगेंगी। आइए स्टीरियोकेमिकल रिलेशन पर आते हैं। सबसे पहले आपको बताना है 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है, मुझे सॉल्व करने दीजिए। 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन, ध्यान से सुनिए। 1 पर अगर मैं बात करना चाहूं, स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिकेशन बताओ, 2 पर एस, 3 पर आर, ये लिखा हो ना। 2 पर बताओ, 2 पर क्या है, 3 पर क्या है? देखो यहां पर 2s से क्या रहा? 2s। यहां पर 3r से क्या हो गया? 3s। r से s होना मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना, s से r होना मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना। आप बताइए 2s से तो 2s रहा मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम, और यहां पर 3r से क्या हो गया? 3s। आप बताइए क्या ईच कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है? अपोजिट का मतलब अगर यहां 2s था तो यहां क्या होना चाहिए था? 2r, तो अपोजिट होती। यहां पर 3r है तो जैसे यहां पर क्या है? 3s, तो अपोजिट हुई है। तो क्या सभी कायरलिटी सेंटर्स पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है? इसका मतलब ये एनेंशियोमर्स नहीं है, इसका मतलब ये एनेंशियोमर्स नहीं है। आप जानते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में कितनी रिलेशन होती है? 2, या तो एनेंशियोमर्स या डायस्टेरियोमर्स। अब आप बताइए दोनों सब कंपाउंड सेम है क्या? नहीं। सेम होते तो 3r से क्या था? 3r। ये देखो सेम ही होते हैं, 2s 2s 3r, तो ये होमोमर्स है। लेकिन ये एनेंशियोमर्स तो नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कंपाउंड क्या है? डिफरेंट। तो आप बताइए जो एनेंशियोमर नहीं होते वो क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर्स। तो रटने की जरूरत नहीं है। तो ये आपस में किसके रिलेशन रखेंगे? डायस्टेरियोमर्स। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तुम ऐसे नंबर लिख लिख के अलग अलग नौटंकी करते हो जिसकी कोई जरूरत, एकदम सिंपल तरीके से चलेंगे। आइए हम रिलेट करना चाहते हैं सेकंड एंड किसको? थर्ड। तो सेकंड में बताइए 2 पर क्या है बच्चे? एस। 3 पर क्या है? एस। 2 पर थर्ड में बताइए आर, और 3 पर आर। 2 का आप किससे कंपैरिजन करो? 2 से। बताओ 2s से क्या हो गया? 2r, अपोजिट है। बताइए 3s से क्या हो गया? 3r। ईच कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट, इसका मतलब ये है इनेंशियोमर्स। क्या है? इनेंशियोमर्स।
क्लियर? क्या किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसमें? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वापिस से आपको बताना है रिलेशन सेकंड में एंड किस में, अगर अपन बात करें फोर्थ में। सेकंड में बताओ 2 पर आर, 3 पर आर, ये लिखा हुआ ना। फोर्थ में बताओ 2 पर, 2 पर, फोर्थ में राक्षस 2 पर आर एंड 3 पर एस। बताइए 2 का कंपैरिजन 2 से बदला है? नहीं, यहां पर बदला है। क्या आर एस हर कायरलिटी सेंटर पर अपोजिट है? इसका मतलब क्या सेम है? सेम होगा तो होमोमर, अपोजिट होगा तो एनेंशियोमर, अदरवाइज डायस्टेरियोमर। तो बताइए ना तो एग्जैक्टली सेम, क्योंकि 2 पर तो सेम है लेकिन 3 पर सेम ना, एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि 3 पर तो अपोजिट हो गई लेकिन 2 पर अपोजिट। तो रिलेशन किसका रहेगा बताइए? डायास्टीरियोमर्स का। किसका रिलेशन रहेगा? डायास्टीरियोमर्स का। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, 1 में एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है? बताइए 1 में एंड फोर्थ में, ये फिफ्थ है, कुछ भी बोल रहे हो। 1 में 2 पर क्या है? एस, 3 पर क्या है? आर। फोर्थ में देखो 2 पर क्या है? आर एंड 3 पर क्या है? एस। 2s से 2r, 3s से 3r, एग्जैक्टली ऑपोजिट। क्या है? इनएंशियोमर्स। नींद में रहते हो तुम लोग। जल्दी से बताएंगे 1 में एंड आपके फिफ्थ में क्या रिलेशन है? 1 में 2 पर एस, 3 पर, इधर 2 पर एस, 3 पर आर, एग्जैक्टली सेम। तो ये कंपाउंड ये अलग नहीं है, इनफैक्ट ये आइसोमर ही ये होमोमर्स हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब हम नंबरिंग नहीं करते हैं ना तो हम फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? हम ऐसे देखते हैं, एस से क्या हो गया और आर से क्या हो गया? इनएंशियोमर। बल्कि हम अलग अलग कायरलिटी सेंटर पर देख रहे हैं। ये कौन से नंबर का है? 2, और इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 3 से। गलती तो हो गई ना। तो सेम कायरलिटी सेंटर का कंपैरिजन सेम से होना चाहिए। अभी सभी लोग क्या करेंगे? अपनी नोटबुक को टेबल पर रखेंगे सीधी, जैसा आप लिख रहे थे वैसे सीधी लिखेंगे। रख लिया? सीधी रखिए टेबल पे। 180 डिग्री से नोटबुक को घुमाओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चॉइस इज योर्स। 180 डिग्री से घुमा दो। वहीं पर रखे हुए टेबल पर ही नोटबुक रखी रहनी, मतलब टेबल का प्लेन नहीं छोड़ना है। अब आप गौर से देखिए, कंपाउंड नंबर 1 को देखिए अपनी नोटबुक में और कंपाउंड नंबर 5 को देखिए बोर्ड पर। कंपाउंड नंबर 1 को घुमाने के बाद अपनी नोटबुक में देखिए और बोर्ड पर किसके देखिए? फिफ्थ। आप देखो दोनों सेम है। यही तो बोला था कि अगर 180 से इन द प्लेन ऑफ पेपर तो सेम ही बनता है। नोट करना शुरू करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट पहचान गए थे तो होमोमर बता सकते हो, नहीं भी पहचाने तो आरएस ने भी तो रिलेशन होमोमर का ही दिया है। आरएस हमेशा सही आंसर देगा, ट्रिक याद नहीं है तब भी। और हमेशा ध्यान रखिए, जब एक का कॉन्फ़िगरेशन दिया है और बाकी का पूछा जा रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि इसका इस्तेमाल कीजिए। आप वापस से प्रायोरिटी का मतलब नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम पूरी मेहनत करते हैं। एक का कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो हम देखते नहीं, हम तो सीधा प्रायोरिटी असाइन करके और निकालना शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे देते हैं। दोस्त, अगर ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन 5 मिनट ले रहा है, स्किप कीजिए इसको, आखिरी में अटेम्प्ट लीजिए इसको, क्योंकि 5 मिनट में आप आईओसी की कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओसी के भी इजी वाले 3 से 4। कोई आपसे नहीं पूछेगा काउंसलिंग के टाइम पर कि वो वाला क्या था, क्या रस वाला। जैसे इस बार भी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर साइक्लिक ईथर का जो था, बहुत सारे बच्चों को आता था, स्टिल उन्होंने क्या किया? स्किप किया। ईगो पर तो लेना ही नहीं है। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। क्या बेटा? सेकंड और ये वाला
अच्छा अच्छा, माय मिस्टेक। अगर कुछ भी ट्रिक याद नहीं आ रही है तो किससे रिलेट करेंगे? आरएस। ये कभी गलत जवाब आपको नहीं देगा, पर क्वेश्चन की वैरायटी पहचाननी होती है। जब तक आप क्वेश्चन की वैरायटी नहीं पहचानोगे तब तक सही मतलब नहीं है। और वैरायटी कैसे पहचानी जाती है? प्रैक्टिस। मॉड्यूल ईएलपी सोल्व करोगे, पहली बार सोल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, दूसरी बार सोल्व करोगे तो आपकी अप्रोच बदल जाएगी कि मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहां से आंसर आ रहा है। मल्टीपल टाइम रिवाइज करो चीजों को, समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग बातें हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है हर कायरलिटी सेंटर पर तो होमोमर्स है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो अदरवाइज खत्म। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है इसके। अब देखो ये वैरायटी खत्म हो गई है। अब आपका मन कर रहा होगा कि एक दो क्वेश्चन और दे ताकि हम इसमें एक्सपर्ट बन जाएं। मॉड्यूल में दिए है ना, बनिए एक्सपर्ट। नोटबुक वैरायटी के लिए होती है, एक टाइप के 15 क्वेश्चंस के लिए नहीं होती। मतलब जब आप आखिरी में रिवीजन कर रहे होंगे तो हर वैरायटी का एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, एक ही टाइप के 15 क्वेश्चन करते हैं, फिर मास्टर बोलता है पेन रख दो अब आंसर देंगे। क्या है मतलब है? वो तो हम 15 क्वेश्चन खुद से करने के बाद भी स्पीड हासिल कर सकते हैं। एक वैरायटी का एक क्वेश्चन खत्म। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि इस वैरायटी का मॉड्यूल में कहां है, ये भी तुम्हें खुद ही पहचानना पड़ेगा कि मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर ये बच्चों को साफ पता है कि ये कॉन्सेप्ट लगाना है मुझे इसमें, और पेपर में यही नहीं पता चलता कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। सुलटा दिया है, आगे बढ़ सकता हूं? इतनी बातचीत हो गई, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जो धीरे लिख रहे हैं फोटो ले सकते हैं बोर्ड की, मेरी नहीं। आइए अगला क्वेश्चन, वैरायटी चेंज्ड। दूसरा क्वेश्चन स्टीरियोकेमिकल रिलेशन में पूछ रहे थे, पहला था, ये कौन सा है? दूसरा। अब क्वेश्चन की वैरायटी एकदम चेंज हो गई है। ये हमारे सामने कुछ दिया गया है, इसको बढ़िया तरीके से, जितना खुला खुला मैं लिख रहा हूं उतना खुला खुला आपको भी लिखना है। ये हमारे सामने है, जल्दी से आइए इस पर हम कुछ बातें करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस अब उनको हमने प्रूव करना है। जल्दी से बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर कितने हैं? बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है। आज आपको मैं मतलब समझाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब क्या होता है। क्लियर? दूसरा, आप बताइए क्या मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? पक्का? इसका मतलब कंपाउंड क्या है? मीजो। कायरलिटी सेंटर होते हुए अकायरल, किसी कोई तो मीजो। और मीजो कंपाउंड कायरल होता है बच्चे या अकायरल? बढ़िया जवाब दिया है आप लोगों ने। अब जब मैंने मीजो पढ़ाया था ना, तो आपको एक पॉइंट लिखवा के छोड़ दिया था, समझाया नहीं था कि अगर मीजो में कितनी कायरलिटी सेंटर है? दो। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर, तो दूसरे का एस होगा।
आप एक का बता दो, मैं दूसरे का तुरंत आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। नहीं आप तो ठीक है सर, हम भी बता पाए, कुछ ऐसी बातें कीजिए। आइए हम समझेंगे। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चे? पक्का? चलिए आइए हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं इस कायरलिटी सेंटर को। बताइए इस कायरलिटी सेंटर पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, यहां कौन है इंटरसेक्शन पॉइंट पर? कार्बन। बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, तो इस पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी 1। सबसे कम हाइड्रोजन, इसको प्रायोरिटी 4। पक्का? चलिए अब बताइए यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, हवा में सोचिए उस कार्बन पर कितने ऑक्सीजन है? और इस पर एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक, तो ऑक्सीजन से कैंसिल ऑक्सीजन, फिर उस पर ऑक्सीजन है दूसरा भी, और यहां कौन है? कार्बन, तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। आप समझिए, देखो मैंने पहले लिखा है पूरा इसमें और उसमें नहीं लिख रहा हूं, मतलब आपको भी ऐसे हवा में स्टेप्स कैलकुलेट करने हैं, इससे स्पीड बढ़ती है। हर बार अगर मैं आपको बना बना के दिखाऊंगा तो आप बोलोगे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन उस समझ में आने का करेगा क्या? पेपर में स्पीड ही नहीं बन रही। तो यहां पर देखा कार्बन, कार्बन, इस कार्बन पर ऑक्सीजन, उस पर भी, इस कार्बन पर कार्बन, लेकिन उस पर, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो बताइए इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी बच्चे? सेकेंड। और इधर वाले को, पूरे ग्रुप को, थर्ड। ये हमारे साथ बताइए मूवमेंट क्या रहेगा? 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी को देखो कहां पर है? हॉरिजॉन्टल, तो आर आएगा। आप देखो ये एक दूसरे की क्या है? OH के नीचे, H के नीचे, COH के नीचे, तो R के नीचे S। R की मिरर इमेज क्या होता है? मैं पहले लिख रहा हूं, आप देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगा? S, क्योंकि R की मिरर इमेज S होता है। लेकिन सर हमें समझाइए, ये तो पहले भी बता दिया था आपने, कैलकुलेट करते हैं। चलिए बताइए डायरेक्टली अटैच्ड एटम हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन 1, सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 4, इधर भी कार्बन, उधर भी। आप बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं? 3 ऑक्सीजन। अब कुछ तो बैठे बैठे सोच रहे मेरे को 2 दिख रहे हैं, ये 3 क्यों बोल रहा है? मेरे भाई डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ? 3, तो 3 बार ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो बताइए यहां पर ऑक्सीजन, वहां पर भी, यहां पर ऑक्सीजन, वहां पर कार्बन, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको। तो इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? सेकेंड। ऊपर वाले को कौन सी मिलेगी? थर्ड। जाना कहां है? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। बताइए कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी, तो बताइए क्या आएगा? एस। देख लो आर की मिरर इमेज एस। मैं आपको पहले कह रहा था अगर ये कंपाउंड कैसा है? मीजो, तो इसके दोनों कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट। तो ये देख लो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया है? ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो देखो मीजो को पहचानने का एक नया तरीका भी पता चल चुका है कि अगर हमें मीजो सीधा नहीं समझ में आ रहा है तो हम आरएस की मदद से भी मीजो को पहचान सकते हैं। और ये कमाल दिखाया पहली बार जेई एडवांस ने। जेई एडवांस एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आता है, टीचर को बताता है कि देख तुझे अभी ये भी सीखना बाकी है। फिर हम उसको चिल्ला चिल्ला के क्लास में करवाते हैं, वो बच्चों को लगता है अरे वाह सर ने जेई एडवांस का क्वेश्चन करवा दिया। जी हां करवा दिया, लेकिन आने के बाद ये बच्चा नहीं सोचता है। आईआईटी जेई लिख लिख के इंप्रेस करता रहता है मास्टर। आइए इसी क्वेश्चन पर दोस्तों वापस से लौटते हैं और बहुत अच्छी बातें आपको समझाऊंगा मैं इसी क्वेश्चन से। ये हमारे सामने है OH, यहां पर है H, ये हमारे सामने है OH, यहां पर है H। इसकी मैंने क्या बना दी है? मिरर इमेज। दोस्तों मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। ये हमारे सामने है मिरर इमेज। बताइए OH के सामने OH, बिल्कुल सही। बताइए OH के सामने OH और H के सामने, इन दोनों में बताना में, ये है कंपाउंड नंबर 1 और ये है कंपाउंड नंबर 2। हमें बताना है 1 and 2 आर, 1 and 2 आर कि बताइए 1 and 2 आपके क्या है? हम कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देते हैं, आप निकाल चुके हो। इस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब बताओ अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो इसकी क्या होगी? एस। सर कैसे सोचा? अरे प्लेन मिरर का काम करता है ना, तो आर के सामने मिरर रखोगे तो क्या बनेगा? एस।
तो यहां पर क्या होगा एस। बताओ आर के सामने यू मिरर रखा है तो आर की मिरर इमेज और एस की मिरर इमेज। बता सकते हो व्हाट इज द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स? एंड द रिलेशन इज एनेंशियोमर्स। जो हमने सोचा, अब यहां पर हम और तिगड़मबाजी लगाने लगते हैं, ये हो गया वो हो गया, पुरानी बातें याद करो। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये एनेंशियोमर्स नहीं है दोस्त, क्योंकि आप बेसिक डेफिनेशन भूल गए हैं। जरा बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? सो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और अकायरल, और अकायरल की मिरर इमेज एनेंशियोमर नहीं होता है दोस्त। Enantiomers exist only and only for chiral molecule. It means conceptually हम weak हैं। अब यहां मास्टर नया तिगड़म फेंकेगा, जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे इस कंपाउंड में आयुपैक नंबरिंग करने के लिए कह रहा हूं। क्या करने के लिए कह रहा हूं? देखो मैंने हर बार एक वर्ड इस्तेमाल में लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब स्टीरियो मत देखो। क्या मत देखो? स्टीरियो। अगर मैं आरएस को इग्नोर कर दूं, किसको इग्नोर कर दूं, तो दोनों साइड से नंबरिंग सेम मिलेगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करूंगा तो बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 1 एंड 4। इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 1 एंड पीएफजी को दोनों साइड से 1 4। सब्स्टिट्यूएंट को बताओ 2 3, ओएच को 2 3 2 3। इधर से 2, इधर से ये, इधर से करोगे तो 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट भी 2 3 पर आ रहा है दोनों साइड से, और आपका फंक्शनल ग्रुप भी 1 4 पर आ रहा है। कोई फर्क नहीं है। इवन आपके सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, तो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप 2 दे रहे हो या 3, क्योंकि इधर से दोगे तो मुझे 2 मिलेगा, इधर से भी दोगे तो मुझे ही, दोनों ही तो OH है। इधर से इसको 3 मिलेगा, उधर से जाओगे तो इसको भी, कहता कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क एक बात का है, आंखें खोलो और जरा ध्यान से देखो, फर्क है एक बात का। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूं तो 2R आता है, और मैं नीचे से नंबरिंग करता हूं तो 2S आता है। इसका मतलब इसके दो नाम नहीं हो सकते, किसी भी कंपाउंड के दो नाम नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं कि कुछ भी कर लो, इधर इधर एक नाम नहीं होगा। अगर उधर से लिखूंगा तो आएगा आपका, बताओ 2R 3S, और इधर से लिखूंगा तो 2S 3R, और अपोजिट RS एनेंशियोमर हो जाएगा वो तो। अब आपको मैंने बताया था, जब फर्क केवल कॉन्फ़िगरेशन का हो, किसका हो? कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ सिस और ट्रांस में किसको प्रायोरिटी मिलती है? बताया था कि नहीं बताया था? आर और एस में किसको प्रायोरिटी मिलती है? आर। ई और जेड में किसको प्रायोरिटी मिलती है? जेड। इसका मतलब अब फर्क आर और एस का है कि 2 नंबर आर को दिया जाए या 2 नंबर एस को दिया जाए, तो 2 नंबर आर को दिया जाएगा। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। बताइए 2 पर क्या है? आर। 3 पर क्या है? उधर वाले में नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से या इधर से? 1 2 3 4। सही बात है कि नहीं है? बताओ 2 पर आर एंड 3 पर, एंड इट इज क्लियर दे आर होमोमर्स। क्लियर हो रहा है? अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका होमोमर होता है, अलग कंपाउंड नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर अपन बात करें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका है? होमोमर्स का है। फिर यहां स्टार लगाकर लिखवा देते हैं, स्टार नोट, स्टार पे भी 5 स्टार। क्या? मीजो एंड इट्स मिरर इमेज आर होमोमर, मीजो एंड इट्स मिरर इमेज आर, नहीं जरूरत है, नाम आज भी दोनों का सेम ही है। टू डिफरेंट कंपाउंड्स कांट हैव सेम आयुपैक नेम, एंड सेम कंपाउंड कांट हैव टू डिफरेंट आयुपैक नेम। दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में होमोमर्स है, हमें कोई नई बात रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीएससी का रूल है जो हम ना जानते नहीं है। कोविड के बाद बातें बदल गई, कोविड के बाद ये बताने लगे हैं सर लोग, उससे पहले नोट लगाते थे कि मीजो एंड इट्स मिरर इमेज आर होमोमर, नोट लगाइए आप इसके ऊपर। अब पता लगा कि अच्छा जरूरत ही, सुलटाइए इसको जल्दी से। तो प्रूव कर दिया है दोस्त, मीजो केवल कायरल के लिए होता है, अकायरल की मिरर इमेज उसका होमोमर होता है, आयुपैक नेम सेम आएगा। So 1 and 2 are homomers.
इसको जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल में लिया जेई एडवांस ने। वो अलग लेवल पर खेलता है, उसका खेलना बनता भी है। ऐसा नहीं है कि हमारा वाला नहीं खेल सकता। 2016 में खेला है बढ़िया, और 2025 में उसके तो आप लोग खुद गवाह हो। करना तो छोड़ो, कुछ लोग तो 40 मिनट में फिजिक्स के सारे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। क्या होगा वो तो बाद में सोच रहे थे, पढ़ ही नहीं पाए। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि साहब 45 है तो किसने कहा 45 के 45 करने हैं। और डिफिकल्टी लेवल लेकर आ जाएगा। पता चला कि 15 क्वेश्चन कोई करके आ रहा है तो भी सिलेक्शन हो रहा है, पर ये माइंडसेट चेंज नहीं होता बच्चे का। पिछले साल एटलीस्ट मैंने अथक प्रयास किए इस बात को बदलने की कि भाई 650 हटा दीजिए दिमाग से, पर बच्चा कहता था फालतू है, इसको ज्यादा पढ़ाना है। ये दिखाता रहता है कि इसको देखो कितना आता है, ये सब कहते रहते हैं। वो कहने वाले दोबारा बैठ गए आके कि आपसे पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर भाई बताकर नहीं आता है। सारी मोटिवेशनल बातें धरी की धरी रह जाती हैं। मास्टर बाहर से चिल्ला रहा है यस यू कैन डू इट, बच्चा कह रहा है काएगा, समझ में तो आ नहीं रहा मेरे को, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि करना क्या है। और तू इतना ही है तो तू खुद बैठ जा जाके, लिमिट तो है ही नहीं। एज लिमिट है क्या? तो आप भी बैठ जाओ आके, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपने पहचान लिया है मीजो है और उसकी मिरर इमेज दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि ये तो होमोमर होगा, एनेंशियोमर नहीं होगा। या फिर आपको नंबरिंग सही तरीके से आनी चाहिए। इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं कि मीजो को पहचानने का एक नया तरीका मिल गया है। अगर दो कायरलिटी सेंटर हैं तो एक पर आर और दूसरे पर एस होगा मीजो में। क्लियर है? अगर और भी है तो जैसे इसकी मिरर इमेज ये बनी हुई है, एक और होता तो उसकी मिरर इमेज वहां बनती। तो मिरर के इधर पहले वालों पर अपोजिट, आगे वालों पर भी अपोजिट, उससे आगे वालों पर भी। तो जो जिसकी मिरर इमेज है उस पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट मिलेगा। आप पीछे जाके सब में चेक कर लेना, मीजो जितने लिखे उनमें, इवन वेस डैश में हो, पीओएस है तो भी, सीओएस है तो भी। हम प्रूव करेंगे, इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है। और मीजो को पहचानने का नजरिया बदल जाएगा आपका। सुलटा दिया सभी नहीं? क्या हम दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं? आइए अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, या इनएक्टिव पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जिस तरीके के कॉन्सेप्ट डिलीवर हमने किए हैं, चीजें आपके लिए बेहद आसान होंगी अगर आपने उनको सही तरीके से समझा है तो दोस्त। अगर आपने नहीं समझा है, आप हवाबाजी में हैं, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा रोल मात्र कितना है 20%। हालांकि फिर भी तुम्हें लगता है कि नोटबुक में ही काफी हो गए क्वेश्चन। तीनों में से पहचान दो, तीनों में से पहचान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो मीजो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो। ये तो मैंने हिंट दे दिया तुमको, पर जेई ने नहीं दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ओब्लिक मीजो। मीजो पहचानने का नया तरीका।
तीनों ऑप्शन सभी ने लिख दिए हैं क्या? पक्का? आइए अप्रोच करना सीखे क्वेश्चन को। इधर देखो, इसमें बताओ कितने कायरलिटी सेंटर हैं? मॉलिक्यूल बताओ कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। गर्दन तोड़ दूंगा मैं। नाश्ता सही जगह से और सही करके आया करो, नींद आती रहती तुम लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, क्या समझे इससे तुम? क्या समझे इससे तुम? ये इनएक्टिव नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन डिलीट। क्लियर? आइए इसमें बताओ कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? इसमें भी कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? बताओ ये कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल। और वो भी कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। पक्का? जी हां। लेकिन सर एक में भी नहीं दिख रहा, क्या? पीओएस। फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आएगा नहीं। इसमें सर मैंने यू कट किया, एच के नीचे क्या आ गया? ओएच। तो सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दोस्त वापस चलिए अपनी नोटबुक में और मीजो की डेफिनेशन जोर जोर से मेरे साथ दोहराएंगे आप। आज आपको उस लाइन में लिखा हुआ मतलब समझ में आएगा। मीजो थोड़ा सा जैसे नर्सरी के बच्चे, बाजू वाले के कान में आपके आवाज जानी चाहिए। क्या लिखा है आपने? having POS or COS or both in one of its confirmation। जरूरी नहीं है कि जो कंफर्मेशन आपको दिया है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, किसी दूसरी कंफर्मेशन में हो सकता है। इसका मतलब इनकी इस कंफर्मेशन में नहीं है, पर सिग्मा बॉन्ड पर घुमाने पर क्या पता प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। लेकिन सर कितना घुमाएं, घुमाते ही रहेंगे। भाई इजी क्वेश्चन है तो घुमाने से दिख जाएगा, अगर इजी नहीं है तो घुमाने से नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जेई वाले ने सेट ऐसे किया था कि बच्चा घुमाता रहा, आया ही नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमें दूसरी अप्रोच लेनी चाहिए। आप बताइए इन दोनों में से मीजो होने के चांसेस है कि नहीं है? भाई कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल कितने कायरलिटी सेंटर? 2। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल कितने कायरलिटी सेंटर? ये नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली, हटा दो इस ऑप्शन को। इनमें से किसी में से एक के मीजो होने के चांसेस हैं, और वो कैसे पहचानूं? आरएस। मूर्ख इंसान, क्या? आरएस। इधर देख, अगर ये मीजो होगा तो एक पर एस तो दूसरे पर, तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि प्लेन से नहीं चमकेगा तुझे, आरएस से चमका। तो देखो इधर आरएस निकालते खटक से। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो आरएस भी टाइम नहीं लेता है। बताओ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको, उसके बाद प्रायोरिटी इसको, इसको प्रायोरिटी 4 और इसको प्रायोरिटी 3rd। तो 1 से कहां जाऊंगा बताओ? 2, 2 से 3। कैसे मूव कर रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। 4th प्रायोरिटी यहां पर, कॉन्फ़िगरेशन आर। नीचे वाले पर देखो, इधर बताओ इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1, इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 4 और ऊपर वाले पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी 3। 1 से 2, 2 से 3, कैसे जा रहा हूं बताओ? क्लॉकवाइज। पर कॉन्फ़िगरेशन मतलब 4th प्रायोरिटी, तो क्या आएगा बताइए? एस। एक पर आर और एक पर कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। 100% में जो है यही है हमारा आंसर। आप बोलोगे सर एक बार प्लेन दिखा तो दो इसके अंदर कहां से आया। आइए मैं आखिरी में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बता देता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इस वाले कार्बन को तो क्या कर देंगे? फिक्स कर दिया, फिक्स। और इस वाले कार्बन को क्या करेंगे? रोटेट। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये हम बनाते थे रोटेशन किसके अंदर? न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये हमने बताइए रोटेशन करवाए कि नहीं करवाए हैं? अगर मैं फ्रंट कार्बन को क्या कर दूं? फिक्स, और बैक कार्बन को रोटेट करूं, तो बताइए अगर बैक कार्बन को रोटेट करूं, फ्रंट कार्बन क्या है दोस्तों मेरा? फिक्स। ध्यान से सुनिएगा, बैक को रोटेट करूंगा किस प्रकार से? मान लीजिए मैंने इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, कितने से? 60 डिग्री से। तो ये हाइड्रोजन इसके, ये हाइड्रोजन इसके और ये हाइड्रोजन उसके, तीनों एक साथ घूमेंगे। तो बताइए अगर ऐसा हुआ तो ये हाइड्रोजन यहां, ये हाइड्रोजन यहां और ये हाइड्रोजन यहां, क्या बनेगा? एक्लिप्स। सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से केवल क्या चेंज होता है? कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता क्योंकि बॉन्ड नहीं टूटता है। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं इसको क्या कर दूं? फिक्स, और उसको घुमाऊं,
कैसे घुमाऊं, ध्यान से सुनिए। इन तीनों ग्रुप्स को घुमा रहा हूं मैं, क्योंकि तीन ही घुमाए। यहां पर भी देखो कौन घूमे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन। पक्का? मैंने घुमाया ऐसे, ये घूमकर यहां आ गया, तो बताओ ये घूमकर वहां चला जाएगा और ये घूमकर यहां। क्लियर? मतलब कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। अगर मैंने घुमा दिया तो आप देखो क्या बनेगा, नीचे वाले पर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा मेरे भाई। आप बताइए, घुमाया तो OH कहां पर आ गया? यहां पर। H कहां चला गया? यहां पर। और COH कहां चला गया? यहां पर। और ये दिखने लगा अब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग अलग है? सेम, क्योंकि आपने सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लिए हैं। रोटेशन से कन्फर्मेशन बदलता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। कहना क्या चाहते हो सर? यहां पर अभी भी R है और यहां पर अभी भी S है, लेकिन ये तो सिंपल था, एक बार घुमाने पर प्लेन दिख गया। मतलब इस कन्फर्मेशन में प्लेन नहीं है, पर इस कन्फर्मेशन में प्लेन है। और एक सिंगल कन्फर्मेशन में भी POS या COS आ जाए तो मॉलिक्यूल अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो गिवन कन्फर्मेशन में नहीं था, पर दूसरी कन्फर्मेशन में आ गया। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, तो काम आएगा कौन? मीजो। सोचो, अगर कोई कायरलिटी सेंटर होते हुए भी क्या निकल रहा है? अकायरल, मतलब मीजो। मीजो को पहचानने का तरीका, कायरलिटी सेंटर पर RS अलग अलग। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में है बेहतरीन, आप खुद पहचानेंगे जब आपके सामने आएगा। ये था जेई का क्वेश्चन। ये कैसे हमने कनेक्ट किया? क्योंकि मीजो के टाइम से बताने लग गया कि मीजो में दोनों कायरलिटी सेंटर पर RS अलग अलग होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।